इससे कट करता हुआ ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल एक्सिस। इक्विटोरियल एक्सिस क्योंकि ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है डायपोल को, इक्विटोरियल एक्सिस। और ये वाली जो पॉइंट है ये है एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें इस P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है R डिस्टेंस और यहाँ पर भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R या फिर X ले लें, X डिस्टेंस पे फाइंड आउट करनी है। और ये वाली डिस्टेंस क्या है L और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है L, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2L है तो सेंटर से L है L, ठीक है। तो 1 to 1 करेंगे, पहले एक्सियल लाइन पे करते हैं फिर इक्विटोरियल लाइन पे करते हैं, ठीक। तो एक्सियल लाइन लेता हूँ, फर्स्ट एट एक्सियल लाइन ये है डायपोल, दिस इज डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये एक्सिस है। सेंटर से R दूरी पर L और L, या इसको मैं लिखता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 चार्ज है माइनस क्यू प्लस चार्ज क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लस चार्ज रिपेल करेगा और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज E1 एंड E2। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। और ये शॉर्ट डायपोल, इसको हमने अज्यूम किया कि शॉर्ट, बहुत छोटा डायपोल, इसका मतलब ये जो इसकी लेंथ है डायपोल की वो बहुत कम है कंपैरिजन टू R। शॉर्ट डायपोल मतलब L की वैल्यू बहुत कम है कंपैरिजन टू R, ठीक, या X कंपैरिजन टू X, ठीक। चलो E1 की वैल्यू देखो, E1 इज इक्वल टू, E1 है सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज वाले की, तो K इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं इस चार्ज से इस P की दूरी, ये वाली दूरी क्या है, तो ये है X माइनस L। अगर ये L है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी X माइनस L, तो X माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 इज इक्वल टू KQ, ये वाली डिस्टेंस X प्लस L, ये वाली डिस्टेंस है X प्लस L बाई X प्लस L का होल स्क्वायर। चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं Q एंड Q, ठीक है। तो E नेट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई X प्लस L का होल स्क्वायर। तो E नेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ से KQ कॉमन, एलसीएम आएगा X माइनस L का और X प्लस L होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ X प्लस L का होल स्क्वायर माइनस X माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट ओपन कर, A प्लस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A, माइनस 2, हाँ माइनस है ना, लेकिन ये माइनस सबने दिया है, ये माइनस सबको मिलेगा, तो ये जो प्लस वाले हैं ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि दो पेयर A माइनस B 2 है और 2A प्लस B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, K इंटू Q, ये 2XL 2XL 4XL डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा सेट करके लिखता हूँ 2K इंटू 2L इंटू Q, ठीक है। 4 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 2 में, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, 2QL होता है P डायपोल मोमेंट, तो इसकी
इसकी वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। उसमें एक एग्जम्पशन करता है, क्योंकि मैंने कहा था कि L इज वेरी लेस देन x, तो L को नीचे से है ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक x और है, तो नीचे से नेग्लेक्ट करते हैं, तो E इज इक्वल टू 2kpx बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4, एक x एक साथ कैंसिल, E इज इक्वल टू 2kp बाई x। ये हमें याद रहना चाहिए कि एक्सियल लाइन पे x डिस्टेंस पे क्या होता है, 2kp बाई x। ठीक है, ये डेरिवेशंस एग्जाम्स में आते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इक्विटोरियल, ठीक है। p क्या है, डाइपोल मोमेंट, k है 1/4π और 9 × 10⁻⁹ x है सेंटर ऑफ डाइपोल से वो डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डाइपोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल। अब एक इक्विटोरियल लाइन का देखते हैं, इक्विटोरियल लाइन का डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज इक्विटोरियल, -q प्लस डाइपोल, सेंटर, ये वाली एक्सिस है इक्विटोरियल लाइन, p पॉइंट है, ये मैं डिस्टेंस सेम ले रहा हूँ x डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन कैसे करें, -q को +q से, तो ये वाली लाइन इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा, ये दो डिस्टेंस चाहिए होंगी ना, क्योंकि चार्ज से उसकी पॉइंट की दूरी लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव अट्रैक्शन E1, यहाँ पर एक पॉजिटिव डिस्चार्ज है और पॉजिटिव डिस्चार्ज को ये रिपेल करेगा, तो ये हो गया तेरा। ठीक, अच्छा, अगर ये R है और ये भी मैंने R लिखा, तो अपोजिट साइड इक्वल, थीटा एंड थीटा, अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। एक ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर एक मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूँ, एक लाइन मैंने डाल दी, दो लाइन ऐसे, एक ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो E2 के दो पार्ट हो जाएंगे। E2 के दो पार्ट कैसे होंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। E2 के दो पार्ट, थीटा के साथ वाला होता है cos और थीटा के अलग वाला वो 90 डिग्री वाला होता है sin। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये वेक्टर का है। फिर E1 का देखो, E1 के लिए भी दो पार्ट बनाने, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, है ना, क्योंकि थीटा ऑल्टरनेट एंगल। E1 के भी दो पार्ट, एक है इस तरफ, E1 का ये वाला पार्ट है E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और नीचे वाला पार्ट है E1 sin। वेरी सिंपल, एक ऐसा था, ये था E1 ये थीटा, तो ये मैंने लिया E1 cos थीटा और नीचे E1 sin थीटा। इसी तरीके से ये था E2 और ये एंगल था तेरा थीटा, तो ये वाला पार्ट हो गया E2 cos थीटा और इसके 90 डिग्री ऊपर साइड E2 sin। अब नेट फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देख, E1 और E2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, केवल डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, इस E1 का क्या है, KQ बाई डिस्टेंस है R, KQ डिस्टेंस है R स्क्वायर, और E2 की भी वैल्यू वही है, KQ डिस्टेंस क्या है R। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है ना, तो इनका रेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन थीटा E2 E1 सेम, तो इक्वल एंड अपोजिट दो क्वांटिटी होते हैं तो 0 बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 0, और ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम लाइन पे है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी तेरी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 इक्वल है तो 2E cos थीटा, E मान लें, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा 2E cos थीटा। अब E की वैल्यू ली KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर cos थीटा, लेकिन R डिस्टेंस गिवन नहीं थी, R तो मैंने एज्यूम किया था डिस्टेंस को ज्वाइन करके, गिवन तो X और L है, गिवन क्या चीज़ है, X और L, तो
फिजिक्स में एक रूल होता है, जो चीज गिवन रहती है उसी के टर्म्स में हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए। ये तुमने ज्वाइन करके खुद लिखा है ना। गिवन तो ये था कि उसने बोला कि भाई O से x डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, और r लेंथ गिवन थी डायपोल की। तो फिजिक्स का एक रूल है, जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन गिवन क्वांटिटीज में आनी चाहिए, अज्यूम क्वांटिटी हट जानी चाहिए। तो ये जो थीटा और ये r है, ये अज्यूम क्वांटिटी है। थीटा तूने खुद बनाया और r भी तूने खुद ज्वाइन करके लिखा हुआ है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करते हैं, ध्यान से देख। cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस। तो बेस है L और हाइपोटेनियस है R। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस बाय R। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा cos थीटा बेस बाय R, ठीक। और R की वैल्यू, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? P स्क्वायर इज इक्वल टू L P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। वैल्यू पुट कर 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाय आर, एल बाय आर, ठीक है। और फिर से इस आर को हटाएंगे, क्योंकि ये तो अज्यूम क्वांटिटी है। तो इस आर को फिर से हटा रहा हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर की एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट या 1/2। रूट को हम 1/2 भी कहते हैं, है ना। अब इसको ऐड कर देते हैं, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो 1 + 1/2 3/2। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ गई? 2L इंटू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ठीक। अब फिर से 2L इंटू क्यू होता है P, के P डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। इसको स्मॉल के लिखना हमेशा, ये है ई नेट, ठीक। 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू की जगह मैंने लिखा है P डायपोल मोमेंट, तो P आ गया और K करके स्मॉल के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर कैपिटल के से उसको डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन आर या K, है ना। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, फिर से एक बार इग्नोरेंस, L की वैल्यू बहुत थोड़ी है, बहुत छोटी है, तो L की वैल्यू इग्नोर करते हैं, L इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली E इज इक्वल टू KP बाय x का क्यूब, KP बाय x का, ठीक है। क्योंकि ये जब तो इग्नोर करेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का, ये है इक्विटोरियल लाइन, और पहले फाइंड आउट किया था एक्सियल लाइन पे 2kb बाय x क्यूब। अच्छा, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? यस सर, डिवाइड कर दो, तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्विटोरियल, ये रिलेशन आ गया। इससे फायदा क्या होगा? एक चीज निकाल लो, दूसरी चीज इस फॉर्मूले से पुट करके, दोनों इंडिविजुअल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक कंडीशन है कि जितनी दूरी पर तुम इक्विटोरियल पे निकाल रहे हैं, उतनी दूरी पर एक्सियल पर भी तो होना चाहिए। अगर एक्सियल पे पॉइंट कहीं और है और इक्विटोरियल पे कहीं और है, उस टाइम पे ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं, क्योंकि x to x सेम लिया हो ना, x और x सेम लिया था, तो तब ये वैलिड होगा जब वो कहता है कि भाई सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इक्विटोरियल पे फाइंड आउट करना है और 10 पे ही एक्सियल पे, उस वक्त एक फाइंड आउट करो और दूसरे के लिए ये फॉर्मूला पुट कर दे। और अगर अलग अलग दिया हुआ है तो इंडिविजुअल फॉर्मूला यूज कर दे, ठीक। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक। डायपोल एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? उस दिन हमने डिस्कस किया था एटम्स में डायपोल एग्जिस्ट करते हैं, है ना। उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर नॉन पोलर, वो मैं पढ़ाऊंगा कि जब वो टॉपिक आएगा। इस तरीके से हम डायपोल को समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो डायपोल की जनरल वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट इस तरीके से एक रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर? इसमें कोई डाउट? इजी। cos थीटा की वैल्यू पुट करिए आपको, तो मैंने r की वैल्यू और इसको सम अप किया, रीजन बता दिया, गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1,
सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डायपोल है 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रो 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है और इनकी बीच की दूरी है 5 mm 10 mm 10 mm, ठीक है। 10 mm मतलब बहुत छोटा शॉर्ट डायपोल। हमें फाइंड आउट करना है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे पी पॉइंट पे, ठीक है। O से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सॉरी, और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पी पॉइंट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और Q भी है 10 सेंटीमीटर। तो ये वही है डायपोल वाला केस, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले E एक्सियल मतलब E एट Q क्या होता है 2kp बाय x का क्यूब। P क्या होता है 12 इंटू Q। 12 की वैल्यू क्या है यहाँ पे पता, सेपरेशन क्या है 10 है, तो यहाँ पर ले लें 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू ये क्या है 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 क्योंकि माइक्रोकूलम है, डिवाइड ये P की वैल्यू आ गई। इसको सम अप कर तो -6 -3 -9 और यहाँ पर 2 तो -7 कूलम मीटर वैल्यू पुट कर। तो E एट Q इज इक्वल टू 2 इंटू Q 9 इंटू 10 टू द पावर 9 K की वैल्यू P अभी फाइंड आउट करा 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय x। x क्या है 10, तो 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर कन्वर्ट कर दिया, डिस्टेंस ये है ना, और उसका क्यूब, तो इसका क्यूब ले लें, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा देख 10 का क्यूब इंटू ये -2 है 10 टू द पावर -6, ये EQ की वैल्यू। EQ की वैल्यू क्या आ गई 18 इंटू 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 6। इन सबको मैं ऊपर लेके गया, इसको सॉल्व कर 6 to 8 और ये 3 5 कितना बचा 5, तो EQ इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 5 और इसको 1.8 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई वैल्यू इक्वेटोरियल वाली, एक्सियल वाली। अब इक्वेटोरियल इस फॉर्मूला को यूज कर, तो E इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ E एक्सियल का हाफ। E एक्सियल अभी निकालना है 18 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 E इक्वेटोरियल की वैल्यू, मतलब E एट पॉइंट P, E एट पॉइंट ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होती और P पूछता तो भी फाइंड आउट कर लेते इसी फॉर्मूले से। डिस्टेंस अलग नहीं था, कहाँ एक 10 10 mm से एक 10 नहीं mm तो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, तो फिर ये वाली डिस्टेंस तो बनेगा। यहाँ ये तो फॉर्मूले में चार्ज के बीच की डिस्टेंस है तो ये नहीं ये जो x है ये तो सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हाँ तो फिर सेंटर से तो 10 सेंटीमीटर हुई ना ये तो इक्वेटोरियल भी होगा, एक्सियल की भी तो 10 ही है, सेंटर से 10 लिया है ना, ये वाली सेंटर से 10 लिया है ना। अगर यहाँ से 10 दी हुई तो तेरे को माइनस करना पड़ता 5 है, लेकिन मैंने तो सेंटर से दिया हुआ है इसलिए, है ना। तो वो जो x है वो है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यूनिट भी जरूर है न्यूटन पर, ठीक। तो ये तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरीके से है क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने बताया है, सुपरपोजिशन बताया है,
नहीं, सुपरपोजिशन सिंपल है। सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन मतलब होता है सपोज एक तेरे पास एक चार्ज Q0 है ओरिजिन पे, और इस सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज रखे हुए Q1, Q2, Q3, Qn, ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हुए Qn, ठीक। जैसे इस कमरे में एक कॉर्नर पे चार्ज एक सिंगल रखा हुआ है और बहुत सारे कमरे पे चार्ज रखे हुए हैं, ओरिजिन में उसको मैंने रखा हुआ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज is sum of net force on Q0 is sum of individual force due to all charges present in system। इस पे जो नेट फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस का क्या होगा? सम होगा। यही होगा ना ऑब्वियसली। इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, Q1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q2, Q3, Qn, ऐसे बहुत सारे। तो इसमें जो नेट फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपर मतलब इम्पोज करना, ऐड करना, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, सपोज ये R1, R2, R3 और ये है R। इसमें जो फोर्स लग रहा है इनके वजह से वो दूसरे चार्ज के आने पर डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और इस पे एक चार्ज फोर्स लगा रहे हैं 3 माइक्रोकूलम, सपोज 6 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। दूसरा चार्ज मैं लाता हूँ 6 माइक्रोकूलम, वो भी इसमें फोर्स लगाएगा, वो भी इसमें फोर्स अप्लाई करेगा, बट इस 6 न्यूटन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज विल नॉट डिस्टर्ब फोर्स बिटवीन एनी अदर टू चार्जेस। समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, खास ट्वेल्थ में आ सकता है कि भाई अगर एक दो चार्ज के बीच 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है और हमने थर्ड चार्ज लाया तो वो 6 न्यूटन पे क्या इफेक्ट करेगा? 6 न्यूटन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इस पे नेट चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस पे एक और फोर्स ऐड हो जाएगा, बट इसके बीच जो 6 न्यूटन लग रहा है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये है सुपरपोजिशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? F on Q0 is equal to sum of, तो sum of पहला फोर्स क्या होगा? K Q0 Q1 by distance R1 square, ठीक है, ये वेक्टर सम, प्लस K Q0 Q2 by R2 square plus this K Q0 Q3 by R3 square Rn square, ये सारे फोर्सेस का सम, ठीक है, R2 वेक्टर Rn। अब इसको सम अप कर दें, एक जनरल फॉर्म में लिख दें K F0, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ K Q0 Qi डिवाइडेड बाई Ri का स्क्वायर, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 1 से लेके n तक। ये एक जनरल फॉर्मूला होगा। ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लें, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? वो Q0 नहीं आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समीशन ऑफ K Qi डिवाइडेड बाई Ri स्क्वायर इनटू Ri का यूनिट, यहाँ पर भी Ri की यूनिट होगी, I is equal to 1 to सुपरपोजिशन। ये वही चीज़ है जो हम नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं ना, कि भाई सर इस 1 कूलम पे इस दो चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड आउट करो। तो ये क्या है? सुपरपोजिशन ही तो है कि भाई इस पे हमने नेट फोर्स निकाला दोनों की वजह से, तो ये क्या है? सुपरपोजिशन ही है, एक प्रकार से देखा जाए। तो जहाँ भी ग्रुप ऑफ चार्जेस रहते हैं वहाँ जो हम नेट फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो क्या चीज़ है? सुपरपोजिशन। सिंपल, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, एग्जाम में लिखने के लिए बोलता है, लिखने का स्टेटमेंट। क्वेश्चन वही तो है जो मैंने अभी लिखा, यही तो क्वेश्चन था ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने जो देखे थे क्वेश्चन इसी
इसी तरीके के क्वेश्चंस। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीपल चार्ज होता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। एक बार फोर्स, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नेट। छोटे तो लोगों का कुछ नहीं होगा। वो तो डिपेंड करता है तो कैसे कर रहा है। अगर तो वेक्टर यूज करना है तो वेक्टर यूज कर ले। हाँ, क्वेश्चन वेक्टर वाला मैंने एक कराया ना, नेट फोर्स का वेक्टर वाला क्वेश्चन कराया था, वो है। सुपरपोजिशन। हाँ, सपोज सिस्टम में दो चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया, ये है 2 कूलम की 4 माइक्रो कूलम। इसकी लोकेशन है सपोज 3 2 -1 और इसकी लोकेशन है सपोज 2 3 -1, ठीक है। और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे निकालना है ई एंड तो इसका सुपरपोजिशन से तो फाइंड आउट करेगा ना। एक इसकी वजह से लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इसकी वजह से लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, E1 + E2। वेक्टर फॉर्म लेना, वेक्टर फॉर्म ले लो। वेक्टर फॉर्म E1 का क्या होगा, K × Q। Q है 2 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है r, है ना। तो 3 - 0 2 - 0 तो ये क्या हो जाएगा r³ × r वेक्टर। वेक्टर फॉर्म अगर लिख रहे हैं, है ना, K × 2 × 10⁻⁻4 है, 4 डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस क्या है r³ × r वेक्टर, सॉरी r वेक्टर, r है ना। उसको वैल्यू लिख 2k × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या होगी 2i + 3j - k। 3i + 2j - k यार वेक्टर की वैल्यू है ना, लोकेशन क्या है 3i + 2j - 2k और उसका मोड ले ले तो इसका मोड क्या होगा √3² + 2² + 2² और इसका क्यूब कर दे। इसका मोड क्या होगा, r अगर है 3i + 2j - 2k तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √3² + 2² + -2 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, फिर दूसरे को लिख ले, फिर उसको सॉल्व कर दे। यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वेक्टर से, सिंपल है ना। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दें 4k × 10⁻⁻6। इस r की वैल्यू क्या है बताना 2i + 3j - k। तो 2i + 3j - k का और यहाँ उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो √2² + 3² + -1 का स्क्वायर का क्यूब। ये आ गया। अब इसको जो है ऐड कर देना, फाइंड आउट करके आ जाएगा आंसर। i को i वाले के साथ ऐड कर देना, j को j वाले के साथ, k को k वाले के साथ। यही तो सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन क्या चीज़ है, तो सुपरपोजिशन मतलब क्या चीज़ है भाई, क्या समझ लो सुपरपोजिशन नहीं समझाया हुआ है नेट फोर्स ने फाइंड आउट करना, बुक में थ्योरी दे रखी है, उसमें आप पढ़ो ना। सुपरपोजिशन और क्या चीज़ है, सुपरपोजिशन कोई नाम से आप कुछ अलग समझ रहे हो क्या। सुपरपोजिशन मतलब नेट चार्ज, नेट फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बहुत सारा चार्ज, उसको ही सुपरपोजिशन कहते हैं। और फिर कर लो, अगर यहाँ पर 3 चार्ज होते, अगर एक और चार्ज होता तो यहाँ पर 3 हो जाते। जैसे अभी होता है n नंबर्स लिए थे तो 3 होते तो एक और ऐड हो जाता, 4 होते तो एक और ऐड हो जाता। ये मैंने वेक्टर में किया हुआ है, स्केलर में करना होता है तो डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखी होती है। जैसे ये वाले एग्जांपल स्केलर के 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 कूलम 4 कूलम, इस पॉइंट पे p की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो डायरेक्ट ऐड कर k × 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और ये और बीच का एंगल थीटा और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 4k / 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर
और फिर उसको सम कर दे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये नॉर्मल एडिशन हो गया और ये वेक्टर का यूज करके किया हुआ है बस। अच्छा मैंने आपको वो बता दिया ना व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, वो बता दिया होगा मीडियम जब रखते हैं तो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये चीज बता दिया है कि अगर दो चार्जेस के बीच अगर हम मीडियम रख देंगे, एयर की जगह स्पेस, फ्री स्पेस पर मीडियम रख देंगे जिसका रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी एप्सिलॉन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी पहले वो डिक्रीज हो जाएगी, नीचे एप्सिलॉन r डिवाइड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस होते हैं। जैसे आप भी देखो एयर में सबसे फास्ट दौड़ सकते हैं, बाकी मीडियम्स अगर इंसर्ट कर देंगे तो दौड़ने में दिक्कत आएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एप्सिलॉन r है। एप्सिलॉन r क्या है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं क्या होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सपोज बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं ऐसे, ये यूनिफॉर्म मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैंने आपको समझाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें मैंने एक एरिया रख दिया सामने, एक प्लेट जैसा, यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइन्स आ रही है और मैंने एक प्लेट रख दिया, ठीक है, एक प्लेट या कॉपी रख दिया, एक सरफेस रख दिया। तो इस सरफेस से जितने फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू सरफेस, इस सबको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स मतलब एक एनर्जी सी बता रहे हैं। तो फ्लक्स क्या हुआ, बंच ऑफ फील्ड लाइन्स, बंच ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू एन सरफेस, पासिंग थ्रू सरफेस या एरिया जो भी कह लें, सरफेस ही एरिया होता है ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा ऐसे जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैंने ये एरिया प्लेट रखा हुआ था तो ये पास कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लक्स ये हो गए, यहाँ पर दो फील्ड लाइन है तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं अभी बताऊँगा। सपोज इस एरिया को मैं ऐसे रख देता हूँ, तो ऐसे रख देता हूँ तो ये फ्लक्स ऐसे फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, क्या ये पास हो रहे हैं, क्या नहीं, पैरेलल जा रहे हैं, इसको पास होना नहीं बोला। तो ये पैरेलल जा रहे हैं तो अभी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ऐसे था उस वक्त क्या था, मैक्सिमम, और जब मैंने ऐसे किया तो 0, और ऐसे करूँगा तो कुछ जाएंगे और कुछ ऊपर वाले नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, एंगल पर डिपेंड कर रही फ्लक्स की वैल्यू, यस सर। एंगल किसके बीच का, तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर स्केलर, एरिया होती है वेक्टर, याद रखना है। जनरली हम इसको ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, बट एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देख जैसे सपोज इसका एरिया लिखना है, देखो ये एक स्क्वायर है तो ये ओरिजिन ले लिया, ये वाला क्या है L और ये है B, ठीक है। तो L क्रॉस B करते हैं तो एरिया आता है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया की भी डायरेक्शन होती है, कैसे डायरेक्शन अभी हम समझेंगे, एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है। जैसे ये एरिया है, ये प्लेट है, तो इसका एरिया है ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, बट उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू सरफेस। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। तो मेरे पास दो चांस है, मतलब दो तरीके हैं एरिया वेक्टर लेने की, आउटवर्ड दी सरफेस और इनवर्ड दी सरफेस, आउटवर्ड दी सरफेस और इनवर्ड दी सरफेस। ये है ओपन सरफेस का एरिया। ओपन मतलब ऐसा सरफेस जो ओपन है, जैसे सर्कल, सर्कल कैसा है, ओपन सर्फेस। तो सर्कल में
अगर मुझे एरिया वेक्टर लेना है तो ये प्लेन है, ये सर्कल का क्या है, प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन, जिसमें वो रखा हुआ होता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी ले सकता है और इनवर्ड भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस मतलब एक क्यूब या एक स्फीयर 3D या फिर एक सिलेंडर, क्लोज्ड सरफेस में हमेशा आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या चीज है, फिर से नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ये क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, एरिया है नॉर्मल टू प्लेन या परपेंडिकुलर टू प्लेन। किसी भी एरिया पे अगर एरिया वेक्टर बनाना है तो उस एरिया पे क्या ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर। और वो दो तरीके से हो सकता है, ओपन सरफेस है तो आउटवर्ड और इनवर्ड मेरी चॉइस है, मर्जी मेरी, और अगर क्लोज सरफेस है तो ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। तो एक चीज है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देख इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर देख ध्यान से, ऊपर की तरफ जाए, ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स, और इस तरीके से देखिए ऐसे मैंने रख दिया तो अभी फ्लक्स क्या है, 0, फ्लक्स क्या है 0, अभी बताया था, पास नहीं हो रहा है। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या हो गई, 90 डिग्री, यहाँ 0, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री। तो 0 पे मैक्सिमम, 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 90 डिग्री पे मिनिमम, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, साइन थीटा की या कॉस थीटा की, कॉस की। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना एरिया वेक्टर, अगर मैं बोलता हूँ एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री एंगल, ध्यान से सुनना, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक कॉपी देना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, समझाने के लिए मैंने अभी क्या बोला, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये चीज एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू क्या है बताना, 0 या 90, 0, क्योंकि एरिया नहीं लेना है हमें, क्या लेना है, नॉर्मल टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया, जिसको एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर बनाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल क्या आ रहा है, 0। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल दे रखा है या एरिया वेक्टर या नॉर्मल टू प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल दे रखा है। अभी मैं समझाऊंगा उसको क्वेश्चंस के थ्रू, पर ध्यान रखना, पहली चीज ये। दूसरी चीज, फ्लक्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ तो फील्ड लाइंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और फ्लक्स की वैल्यू होती है एरिया के प्रोपोर्शनल। कैसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत है लेकिन मैं छोटा सा प्लेट लेकर बैठा हूँ तो उसमें तो थोड़ा ही फ्लक्स आएगा ना। तो अगर एरिया की वैल्यू हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको कंबाइन कर, phi इज इक्वल टू EA cos, ये फॉर्मूला किसका आया, फ्लक्स का, फ्लक्स, और phi इज इक्वल टू E डॉट A भी लिख सकते हैं। मैंने उस दिन बताया था ना आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, अब डॉट प्रोडक्ट की बारी आने वाली है। तो A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखना, AB cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है भाई, इसमें साइन नहीं लेते, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं, ये मैग्नीट्यूड्स है और ये वेक्टर्स है, फर्क है। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं उस वक्त वेक्टर लेते हैं, और ये नॉर्मल प्रोडक्ट है E और A का, उस वक्त हम लेते हैं स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी, तो देख डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, डॉट कर रहा है, इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। उसी में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई, फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वेबर। क्या यूनिट होती है इसकी? ये साइंटिस्ट के नाम से पढ़ा हुआ वेबर। तो याद रखना है वेबर किसकी यूनिट है? फ्लक्स की, और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फ्लक्स का डायमेंशन भी हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू एक बार समझते हैं कि किस तरीके से इसको करेंगे। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, नॉट एरिया। ठीक, पहली चीज। दूसरा तरीका फाई इज इक्वल टू ई डॉट वेक्टर। ठीक, फिर उस दिन की जैसा अगर एंगल गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और एंगल नहीं गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो जैसा समझ। क्वेश्चन नंबर 1, अभी केवल मैं आपसे एरिया वेक्टर एंगल पूछूंगा, फिर हम क्वेश्चन करा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैंने अच्छा क्लोज ओपन सरफेस का बताया। देखिए ओपन सरफेस है, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक है, ये एक है डिस्क ले ले या स्क्वायर ले ले। इनका कहाँ हो सकता है एरिया वेक्टर? बाहर की ओर भी और अंदर की ओर भी। टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड्स प्लेन ऑफ पेपर, टुवर्ड्स आउटवर्ड्स, टुवर्ड्स आउटवर्ड्स। ठीक, क्लोज सरफेस है, दिस इज ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर मैं दोनों तरफ ले सकता हूँ, टुवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब क्लोज सरफेस ले ले, क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज सरफेस में क्या होगा? एक क्यूब ले ले। अच्छा, अब इस क्यूब का एरिया वेक्टर किस तरफ है बताना? क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। 8 वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन सरफेस कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 एरिया वेक्टर होंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस का होता है, ना कि वॉल्यूम का, प्लेन का होता है। तो इसमें अगर 6 प्लेन है, इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की ओर, ऊपर, लेफ्ट, बॉटम और फ्रंट और बैक। सामने वाले के लिए इस तरफ, उसको मैं डॉट से शो किया, क्रॉस से। 6 एरिया वेक्टर होंगे। एक स्फीयर ले लें, स्फीयर के लिए तो एक ही एरिया वेक्टर होगा। सर किस पॉइंट पे चाहिए? तो अगर सपोज इस पॉइंट पे चाहिए तो एरिया वेक्टर ये होगा, इस पॉइंट पे चाहिए एरिया वेक्टर ये होगा। इस तरीके से एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर में कितने एरियाज होंगे? 3, कर्व्ड, टॉप सर्कल, बॉटम सर्कल। ठीक है, तो टॉप का क्या होगा? ऊपर की ओर परपेंडिकुलर लेते हैं ना सरफेस के, और बॉटम का परपेंडिकुलर टू सरफेस, कर्व का परपेंडिकुलर टू सरफेस। ऐसे देखो एरिया वेक्टर ध्यान। ठीक, क्योंकि एरिया वेक्टर बनाएंगे तभी थीटा की वैल्यू पता चलेगी, और जब तक थीटा की वैल्यू पता नहीं चलेगी फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन एक ये है, इसमें देखना है, ये मैंने एक रिंग लिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने रिंग लिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम, और इसका रेडियस मैंने लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स की वैल्यू बतानी। तो बताना, फ्लक्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ई ए कॉस थीटा। तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो सबसे पहला स्टेप है थीटा फाइंड आउट करना। याद रखना, ई और एरिया तो तू निकाल देगा, ई गिवन है, एरिया पाई आर स्क्वायर। पहले फाइंड आउट क्या करना है? थीटा। जब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। स्फीयर नहीं है, सर्कल है, रिंग। बाहर और या अंदर की तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? मान ले तो बाहर की तरफ। तो एंगल क्या है? एरिया वेक्टर और 90। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 90। तो फ्लक्स क्या है? 0। cos 90 0। फैक्ट है, क्योंकि ऐसे रखो और फ्लक्स फील्ड ऐसे जा रहा है, तो फील्ड क्रॉस नहीं कर रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। क्रॉस मतलब दिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। न्यूटन पर कूलम, 2 सेंटीमीटर। अब बताना थीटा की वैल्यू 0 या 90?
पहले एरिया वेक्टर बनाओ। एरिया वेक्टर किधर होगा? ये ऐसे रखा हुआ है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, मेरी मर्जी है, मैं राइट लूंगा। ये एरिया वेक्टर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो E इंटू ए कॉस 0 बार, तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, और यूनिट होगी बराबर या भी 3 फ्लक्स की। हाँ, एरिया वेक्टर अंदर अपोजिट साइड ले हाँ ले लो, 180 डिग्री होता है। तो माइनस और प्लस में फर्क क्या है? माइनस मतलब इनकमिंग फ्लक्स और प्लस मींस आउटगोइंग फ्लक्स, यही बता रहा है। अभी आउटगोइंग फ्लक्स है, अगर तू उल्टा लेगा तो मतलब इधर खड़े होकर देख रहा है तो तेरे को कैसे दिख रहा है? इनकमिंग। और यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है तो कैसे दिख रहा है? आउटगोइंग। तो कोई फर्क नहीं पड़ना। नेगेटिव मतलब इनकमिंग फ्लक्स, पॉजिटिव मतलब आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, इधर क्वेश्चन 2 न्यूटन पर कूलम, ये रेडियस है 27 डिग्री और ये 2 सेंटीमीटर रेडियस। फ्लक्स बताना है। सबसे पहले एंगल बता, थीटा की वैल्यू। ये 37 डिग्री है, 2 सेंटीमीटर 2 न्यूटन पर। थीटा की वैल्यू 27 डिग्री है तो 90 माइनस 53। तो पहले एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर या नीचे? मैंने ऊपर ले अपवर्ड डायरेक्शन। क्या होता है इसको ऊपर छू देने से छूट जाता है। ये एरिया वेक्टर, ठीक है। एंगल क्या हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 57, ठीक है 57, ठीक है। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, cos 53 की होती है 3/5, sin 37 3/5 और sin 53 4/5। यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू E A इंटू cos 53, तो E2 इंटू एरिया है पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इंटू cos 53 3/5 और फिर उसको सॉल्व कर लेगा, जो आएगा वो आंसर यूनिट आ जाएगी इसकी। ऐसा फाइंड आउट करेंगे। अभी तो अलग अलग एंगल के लिए मैं अलग अलग फिर पता रहना चाहिए वो। ऐसे होता नहीं है। अब तेरे को 50 एंगल थोड़ी ना देगा। वाई क्यों ले रहे हैं हम? नहीं, एरिया के लिए तो लेना पड़ेगा ना पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसका लिया हो ना, ये मैंने 2 लिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एरिया भी तो लेना है। हाँ? ठीक है ना। एंगल की वैल्यू गिवन ऐसे नहीं होती, वो गिवन रहेगी एंगल की वैल्यू। ऐसा नहीं कि तेरे को 18 डिग्री दे देगा, ऐसा नहीं होता है। ये जनरल फॉर्म है, इसकी वैल्यू रटी हुई होती है, इसलिए दिया हुआ है 90 60 ऐसा। करना सिखाया 2015 प्लस 30 में। नहीं, वो अलग चीज़ है, फिर वो तो फिर कर सकते हैं। वो तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें cos 18 चाहिए तो उसको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके करो। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ओपन सरफेस का एक आधा और देखते हैं। सपोज मैंने बोला E की वैल्यू है 2i न्यूटन पर कूलम और एरिया मैंने दे रखा है इस तरीके से। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये है मेरा x y z। ठीक। तो सबसे पहले हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स के लिए पहले थीटा फाइंड आउट करो। थीटा की वैल्यू क्या होगी? एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? x 2y दे रखा है। भैया हर चीज मैं बताऊं क्या? आई क्या पे देखना, तू तो ऐसे सोच रहा है सब बता दो और मैं खाली ये बता दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो खुद दिमाग लगाना। तू पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, एरिया वेक्टर और फिर एंगल बता दे। तो अच्छा वायर बढ़िया है भाई, खुद पता करो ना किधर आई कैप है ना। 90 है 0,
0 डिग्री। एरिया वेक्टर होगा एक्स एक्सिस की तरफ। तो कुछ सोच इस तरफ रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन पे अगर रखा हुआ है तो एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन होगी ना एरिया वेक्टर की। अगर प्लेन रखा हुआ है वाई जेड पे तो एरिया वेक्टर किधर होगा एक्स की तरफ, और अगर एक्स जेड पे तो वाई की तरफ, और एक्स वाई पे जेड की तरफ। ऑब्वियसली है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। अब फाइंड आउट करना है ई इंटू ए cos 0 1 फाई इज इक्वल टू ई क्या है 2 इंटू एरिया क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 तो हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द माइनस 4 बराबर। ठीक है क्या इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे। फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ई की वैल्यू है 2i डॉट, एरिया क्या है 2 2 जा 4 और डायरेक्शन है उसकी x की तरफ, तो 4i डॉट प्रोडक्ट करो 2 4 जा 8, i डॉट i होता है 1 तो 8 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। अभी फिलहाल i डॉट i क्या होता है 1। उस दिन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, आज हम थोड़ा सा डॉट समझते हैं। ठीक है, क्रॉस क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करें। तो क्रॉस होता था आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस जे के आई क्रॉस के माइनस जे, और क्या बचा जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, के क्रॉस के 0, ये है। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट 1, के डॉट के 1, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0, सिंपल। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, कुछ भी 0, सेम का 1 और अदरवाइज 0। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया, सेम वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी का 0 लिख देंगे। आई का जे के साथ 0 ही है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i प्लस 3j प्लस k न्यूटन पर कूलम, फ्लक्स की वैल्यू है सॉरी एरिया वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस j। मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड फ्लक्स एंड एंगल बिटवीन ई एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दो क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, दो क्वेश्चन दिए हुए। चलो फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स है, इसके बाद क्लोज करेंगे। फ्लक्स थोड़ा सा बस समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो फिर फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट यूज करें, एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है, डॉट प्रोडक्ट यूज करें। तो डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई क्या है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट 2i प्लस 3j, 2 इंटू 2 4, i डॉट i 1 प्लस 2i डॉट j 0, तो इसका तो 0 होगा। फिर j का इसके साथ 0, फिर j का j के साथ 1, 3 इंटू 1 3 प्लस k का 0 प्लस k का 0, 4 प्लस 3 7 7। ये आगे फ्लक्स की वैल्यू। अब एंगल फाइंड आउट कर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई 7, ई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 13 14 रूट 40। एरिया की वैल्यू रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 5, तो रूट 40 इंटू रूट 5 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 बाई रूट 14 इंटू 5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 7 बाई रूट 14 इंटू 5। इतना छोड़ देना बस। अगर पता है कुछ डिवाइड होकर आ सकता है, जैसे 1/2 आ गया तो कॉस 60, अगर रूट 3/2 आ गया कॉस 30, तो इस तरीके
तरीके से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस ये है, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्लोज का, क्लोज के एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज का ये क्यूब है और इस क्यूब का साइड है 2 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2I न्यूटन पर कूलम। हमें बताना है फाइंड फ्लक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस क्यूब के थ्रू कितने फ्लक्स होंगे? 6, क्योंकि 6 सरफेस है ना, हर एरिया के थ्रू फ्लक्स होता है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स, आई कैप है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, अब एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दे, सभी एरियाज के एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दे सबसे पहले। रिप्लेस करना होगा। हाँ, डायरेक्ट, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं होती। नहीं, वेक्टर एडिशन नहीं, मतलब एक एक का निकाल के इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल। फ्लक्स इज इक्वल टू 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट प्लस 5 टॉप प्लस 5 बॉटम प्लस 5 फ्रंट प्लस 5 बैक। सबसे पहले देख, इसके लिए लेफ्ट के लिए ये एरिया वेक्टर थीटा 0, इसके लिए थीटा 180 डिग्री, ऊपर 90, डाउनवर्ड 90, फ्रंट 90, बैक 90। ऑब्वियसली तो इन चारों का तो 0 हो गया, cos 90 0 बचा, तो 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट। लेफ्ट का क्या होगा? E इंटू ए cos 180 डिग्री प्लस E इंटू ए cos 0। लेफ्ट का 0, लेफ्ट तो 180 है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रंट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर तो क्लोज है ना, क्लोज के लिए देखो लेफ्ट लेना पड़ेगा, अंदर भी ले सकता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो E A माइनस प्लस E A 5, तो 5 इज इक्वल टू 0, क्या है? टोटल फ्लक्स क्या पास हो रहा है? 0, और होना भी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स। अंदर फ्लक्स ठहर नहीं रहे, जितने एंटर कर रहे हैं उतने निकल रहे हैं, तो नेट फ्लक्स क्या हो रहा है? 0। नेट फ्लक्स क्या हो रहा है? 0। तो वैसे देख ले, नंबर ऑफ इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग। लेकिन याद रखना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं ऐसा देता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा देता, राइट, और यहाँ पर मैं एक स्फीयर रख देता, फिर क्या होता है? नॉन जीरो है 0, नॉन जीरो। इसको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर अलग अलग है तो एंगल की वैल्यू भी तो डिफरेंट है। यहाँ पर थीटा कुछ हो रहा है, यहाँ पर थीटा कुछ हो रहा है, तो वो दोनों एडजस्ट होके फ्लक्स 0 बना देते हैं। उसको मैं याद रखना है, कैसा भी शेप हो, अगर फ्लक्स जितने इनकमिंग उतने ही आउटगोइंग है, तो नेट फ्लक्स क्या है? 0, इररिस्पेक्टिव। आपने cos 180 की वैल्यू दी, -1 है ना। ये कितनी था? अगर ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा, मान लो एक सिलेंडर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिलेंडर की लेंथ दी है मान ले 2 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर कितने एरिया? 3, लेफ्ट राइट और कर्व, तो कर्व का तो 0 हो गया, cos 90, लेफ्ट राइट का बचा, तो 5 लेफ्ट E इंटू ए माइनस प्लस E इंटू 0। फिर तो क्लोज में हमेशा 0 ही आएगा। हाँ, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे मान ले इसमें एक नीचे डाउनवर्ड पे तो है ना, हाँ हाँ, इसमें ना, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये अगर ऐसा होता तो सुन, अगर ऐसा होता तो देखो यहाँ पर एक एरिया वेक्टर लेना और यहाँ पर एक एरिया वेक्टर लेना, तब भी तो 0 ही आएगा। तब भी 0 हो जाता। अच्छा, सपोज ऐसा क्वेश्चन नहीं, 0 नहीं होता, cos 90 cos 91 प्लस 1 तो इतना दिमाग लगाता है भाई, हम 0 डिग्री या 180 डिग्री इसको तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 90 पर कोई हुआ है। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो देखो इधर से ध्यान से,
ये ओरिजिन है और ये 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है और इसकी साइड भी 1 मीटर है, क्यूब है 1 सेंटीमीटर ले सेंटीमीटर। अब देखो E इज इक्वल टू मैंने लिखा 50xi 50xi। अब चेंज हो जाएगी फ्लक्स लिंकेज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 50 इंटू 1 तो 50 और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 100 50 इंटू 2 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है x पे। तो x अब की बार यहाँ पर x क्या है 1 + 1 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100 और इलेक्ट्रिक फील्ड 50। अब लिख E नेट फ्लक्स माइनस EA प्लस EA E2 E1 माइनस E की वैल्यू 50 इंटू एरिया 1 प्लस 100 इंटू एरिया 1। अब देख क्या आ रहा है 50 आया कि नहीं? इसका मतलब अंदर जरूर चार्ज रखा हुआ है, अंदर चार्ज रखा हुआ है और अपोजिट चार्ज रखा हुआ है जो बीच में ही 50 इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर रहे हैं। ये 100 अगर 50 एंटर किया और 100 निकल रहे हैं इसका मतलब अंदर एक चार्ज रखा हुआ है जो 100 और दे रहा है, सॉरी 50 और दे रहा है। अगर एंटर कर रहे थे 50 न्यूटन पर कूलम और यहाँ से 100 न्यूटन पर कूलम निकल रहा है वो कहाँ से है? अंदर दे रहा है वो 50 दे रहा है। इसका मतलब अंदर 100% क्या है चार्ज रखा है। ऐसे केसेस में नॉन जीरो आ सकता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ/x3। ये किसका है इक्वेटोरियल का, एक्सियल का 2kp/x3। एक्सियल में ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लक्स के बारे में और सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है जो बंच ऑफ फील्ड लाइन को बताती है कितने फील्ड लाइंस एक एरिया के थ्रू पास हो रहे हैं। और उसमें हमने एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको सब कुछ रिवाइज करके आना। शीट करा, शीट मैंने भेजा था, किसी ने देखा? देखी शीट? मैंने नहीं भेजी, मैंने तो ब्रॉडकास्ट में आगे भेजा होगा, इसके पास आया हुआ शीट करना। आज मैं फ्लक्स के शीट भेजूंगा, शीट करके आओ। पीडीएफ मेरे फोन में खुल नहीं रहा है। पीडीएफ नहीं, वो फोटो के फॉर्म में थी। शीट ही को आपने और जो मैंने पीडीएफ भेजे थे वो नोट्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो शीट्स भेजूंगा फ्लक्स के, डायपोल्स के और जो भेजा हुआ है वो कंप्लीट करके तो आना। भेजा आपने। ये नोट्स है, मेरे को सीट भेजी। शीट नहीं भेजी, शीट में भेज दूंगा। उज्जवल देखो भेजा नहीं, शीट करके आना नेक्स्ट क्लास में, विल डिस्कस शीट, ठीक है। ओके, और उनको भी बोलना फिर